सत्र का प्रथम दिन है और आज से हम लोग अपना पठन पाठन शुरू करेंगे। अभी तक तो कोरोना का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से इस सत्र में पठन पाठन काफ़ी प्रभावित रहा और इसमें इस विषम परिस्थिति में हमें अपना काम तो करना ही है। तो अपना पठन पाठन सुचारू रूप से चलाने के लिए हम आज से अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपने कार्य को शुरू करते हैं। यह हम लोग का पीरियड है साइंस का और आज से हम इसका शुभारंभ करते हैं। हमारा आज पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। इसको हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, जैसे बर्फ का गलना हुआ, पानी का जमना हुआ, लोहे में जंग का लगना हुआ, आम का पकना हुआ। बहुत सारी क्रियाओं को हम दैनिक जीवन में देखते हैं। वह सभी विज्ञान की देन है। रासायनिक क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं हैं, जिनके कारण ये सब परिवर्तन होते रहते हैं। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन को निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। ये सारी क्रियाएं होती हैं कि नहीं दैनिक जीवन में। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे बर्फ हम रखे हैं कमरे में, कमरे के ताप पर छोड़ दिए, कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है। होता है ऐसा। तो बर्फ पहले ठोस अवस्था में था, कुछ देर पश्चात वह गल करके द्रव अवस्था में हो गया, यानी उसका एक रूप, प्रारंभिक रूप जो था वह बदल करके क्या दूसरे रूप में हो गया। बर्फ पहले ठोस के रूप में था और जब यह कुछ देर पश्चात पिघल करके पानी बन गया तो इसका रूप क्या हो गया, द्रव हो गया। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, पता है कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, यह पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। इनमें से एक अवस्था को दूसरी अवस्था में और दूसरी अवस्था को तीसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, या ये स्वतः भी परिवर्तित होते रहते हैं। ठोस द्रव में और द्रव को गैस में। जैसे हम बर्फ को अगर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, द्रव, पानी बनेगा पहले।
उसके बाद उसको और अधिक गर्म करते हैं, क्या बनेगा? गैस। पानी को जब गर्म करेंगे, उबलेगा, उबाल होगा, उसके बाद धीरे धीरे वह उस भाप के रूप में बन करके गैस के रूप में उड़ना शुरू हो जाएगा। तो पदार्थ का यहाँ पर बर्फ का पहला रूप ठोस था, फिर पिघल करके द्रव बना और द्रव के बाद गैस बना। यानी पदार्थ का रूप हम देख रहे हैं परिवर्तित हो रहा है, होता है। लकड़ी को हम जलाते हैं तो राख बनता है और गैस होता है कि नहीं होता? तो इस तरह से पदार्थ का रूप परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। यह रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाओं के कारण होता है। भोजन को जो हम पकाते हैं तो उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है, होता है। चावल पकाया जाता है तो पहले ठोस के रूप में होता है, उसको पका करके जब हम क्या बनाते हैं, चावल को जब पका दिया जाता है तो ठोस तो रहता ही है, लेकिन उसमें द्रव का भी गुण आ जाता है। उसको हम उंगली से दबाएंगे तो दब जाएगा, यानी उसका रूप पहले की अपेक्षा क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। लोहे को ज़्यादा दिन तक जब हम छोड़ देते हैं, धूप, बारिश और हवा जब उसमें लगता है तो उसमें जंग लग जाता है, और जंग लगने से लोहा धीरे धीरे सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। लोहे का दरवाजा रहता है, वहाँ उस पर हमेशा पानी पड़ेगा, उसको पेंट आप नहीं करे रहेंगे, हमेशा पानी पड़ेगा तो धीरे धीरे जंग लगते लगते देखते हैं वो दरवाजा क्या होता है? टूट जाता है, छेद हो जाता है उसमें, यानी लोहा खत्म होने लगता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ये दैनिक जीवन में घटने वाली बहुत सारी क्रियाएं हैं जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं पर निर्भर हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम कह रहे हैं कि पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पढ़े कक्षा 8 में ना, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे यहाँ बर्फ जब द्रव में बदला, पानी में बदला, तो वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। जब हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई तो मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, उसमें क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कह रहा है कि हम यह कैसे पता करेंगे, जैसे बर्फ का पानी बनना, तो हम यह कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू उसमें हुआ क्या है, बर्फ पानी में कैसे चेंज हुआ। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। देखिए कह रहा है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रिगमार्क से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को कांच के ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सामने में देखिए, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। करक एक 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को लीजिए और उसे रेगमार्क पेपर से रगड़ करके साफ कर लीजिए। रेगमार्क पेपर देखे हैं, लोहे का जंग छुड़ाने वाला कागज आता है, उससे साफ कर लीजिए। उसके बाद उसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन कर दीजिए। स्प्रिट लैंप देखे हैं, एक ढेबरी होता है स्प्रिट लैंप,
ये स्प्लिट लैंप होता है, इसमें आप जलाएंगे आग, सारा कि इसको गर्म करिए, रेगमार पेपर से पहले रगड़ लीजिए, उसको साफ कर लीजिए पूरा और इसको गर्म करिए। इसको अपनी आँख से दूर रखना है, क्योंकि जब हम इसको गर्म करेंगे स्प्लिट लैंप से तो इस पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू कुछ गैस निकलेगा जो आपकी आंखों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आंखों को इससे दूर रखिए। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को 5 गिलास में इकट्ठा करना। जब मैग्नीशियम के रिबन को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको हम कांच के गिलास में इकट्ठा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हम गर्म करते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जब हम गर्म करते हैं तो कैसे लौ के साथ गर्म होता है? सफेद लौ के साथ वह जलता है और सफेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब इसको आप गर्म करेंगे, जलाएंगे तो श्वेत चूर्ण बनेगा, यानी सफेद चूर्ण बनेगा। सफेद चूर्ण मतलब सफेद राख। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। किस चीज का चूर्ण बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हम स्प्लिट लैंप की सहायता से गर्म करेंगे तो वह श्वेत लौ के साथ जलेगा, सफेद लौ के साथ जलेगा और सफेद जलने के पश्चात सफेद रंग का चूर्ण बनेगा। वह सफेद रंग का चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होगा। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। वायु में ऑक्सीजन गैस होता है और यह आपने रिबन लिया है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम जो है वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही रासायनिक अभिक्रिया है। हमने मैग्नीशियम एक रिबन को लिया, उसको स्प्लिट लैंप की सहायता से, या एक लैंप है जिसमें स्प्लिट भरा होता है, हम सामान्य ठिगरी लेते हैं, उसमें मिट्टी का तेल भरते हैं, उसको जलाते हैं, लेकिन इसमें स्प्लिट भरा हुआ होता है और स्प्लिट लैंप की सहायता से हम इस रिबन को जब गर्म करते हैं तो यह गर्म करते समय श्वेत यानी सफ़ेद लौ के साथ जलता है और जलने के पश्चात सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी सफ़ेद रंग का राख प्राप्त होता है। वही राख जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। हमने तो लिया था केवल मैग्नीशियम, लेकिन जलने के पश्चात बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह ऑक्साइड कहाँ से बना? तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ यह मैग्नीशियम क्रिया करता है, फलस्वरूप
मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। तो यही मैग्नीशियम का हवा में जल करके, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। आया समझ में? अब देखिए क्रियाकलाप 1.2 1.2 एक परखनली में लेड या सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। क्या लेना है? एक परखनली में, परखनली देखें आप लोग, शीशे का ऐसा पाइप होता है जो एक तरफ से बंद होता है और एक तरफ खुला रहता है। तो इसमें कह रहा लेड यानी शीशे का घोल लीजिए, शीशे का घोल। और क्या करना है? इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। शीशे का घोल लिए थे और उसमें मिलाए हम पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। पहले किसका घोल लिए थे? शीशे का। उसके बाद इसमें डाले हम ऊपर से पोटेशियम आयोडाइड। देखिए क्रिया क्या होगा। आपने प्रेक्षण किया। क्या प्रेक्षण किया? जब शीशे के घोल में पोटेशियम आयोडाइड आप मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे? कह रहा है कि इस क्रिया को आप करके देखिए। क्या करना है? एक शीशे में, परखनली में लेड का घोल लीजिए, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाइए। मोबाइल पर है, मोबाइल पर डाटा देखो। और पोटेशियम आयोडाइड मिलाने के बाद स्वयं देखिए, स्वयं परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। इसी तरह तीसरा क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। बात नहीं। एक शंक्वाकार परखनली में कुछ दानेदार जिंक ले लीजिए। जैसे परखनली में हमने शीशा का घोल लिया है, वैसे आप जस्ते का घोल ले लीजिए। इसमें तल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। तल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करिए। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? जब आप दानेदार जस्ते में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो कह रहा है कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। जस्ते के आसपास कुछ आपको दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए। जिस पात्र में, जिस परखनली में आप लिए हैं उसको छूइए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? पहले से परखनली अधिक गर्म हुआ है या ठंडा हुआ है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? करके देखिए। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीन उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें पहले उदाहरण को ही हम मान लेते हैं। कह रहा है कि इसमें से हम तीनों में से किसी को अगर करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्योंकि हमारे पास पहले था केवल मैग्नीशियम कार्बन, हमने इसको जलाया, एक दूसरा पदार्थ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो
मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाना, यानी कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? तो यहाँ स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया ये हुआ है कि मैग्नीशियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। अवस्था में परिवर्तन, देखिए कह रहा है कि जब हम ये क्रियाएं करेंगे तो हम पाएंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, गैस का निकास उत्सर्जन। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तीन बातें होती हैं। क्या? पहला तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाएगा, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाएगा, और तीसरा गैस का निकासन, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस उत्सर्जित होती है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। कह रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में जब इधर उधर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि हमारे आसपास में प्रतिक्षण कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ यहाँ पे कह रहा है कि एक परख ले लीजिए, उसमें कुछ दानेदार जस्ते का टुकड़ा डालिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए, तो आप देखेंगे कि उसमें उस परखनली से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आपने एक शीशे का पात्र लिया, इसमें कुछ जो है दानेदार जस्ते का टुकड़ा डालेंगे, जस्ते का टुकड़ा, आप इसमें ऊपर से कुछ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जस्ते का टुकड़ा लिया, ऊपर से उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो हम पाते हैं क्या कि इस गैस से, इस पात्र से H2 गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पर जस्ते का टुकड़ा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए रासायनिक समीकरण पर, यह रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं या कुछ नियमों पर आधारित हैं। किस अनुपात में क्या क्या मिलाया जाएगा तो कौन सा नया पदार्थ बनेगा, या कुछ समीकरणों पर आधारित हैं, कुछ नियमों पर आधारित हैं, जिनको हम कुछ समीकरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उन समीकरणों को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है
तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखा है ना अभी आपने, मैग्नीशियम रिबन को हम हवा में गर्म किए हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। कह रहा है कि हम बात अगर वाक्यों में या इस बात को बताते हैं तो यह वाक्य बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे हमने लिखा था ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कह रहा है इतना लंबा न लिख करके इसको हम संक्षिप्त में भी थोड़े शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। कह रहा है कि हम इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना लंबा न लिख करके इसको हम संक्षेप में थोड़े में कुछ अक्षरों और शब्दों में लिख सकते हैं। उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने मिलाया मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को, तो कह रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यानी जिन दो तत्वों को पहले हमने मिलाया है यह कहलाते हैं अभिकारक। कोई पूछेगा अभिकारक किसे कहते हैं या अभिकारक क्या है, क्या बताएंगे? रासायनिक अभिक्रिया के पहले पदार्थों के स्वरूप को हम अभिकारक कहते हैं। ठीक, और जब इन अभिकारकों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो नया पदार्थ बनता है, यहाँ पे बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस नए पदार्थ को हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है? तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो वस्तु या जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्लियर है? और इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। जिन दोनों में रासायनिक परिवर्तन हुआ इन्हें अभिकारक कहते हैं, और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ जिसे उत्पाद कहते हैं। किसी को कुछ पूछना इसमें से? चलिए आगे देखिए। कर शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जो ये समीकरण लिखा है हमने हिंदी में, तो इसमें यह अभिकारक यह रासायनिक क्रिया के पहले के पदार्थ हैं, और ये उत्पाद यह रासायनिक अभिक्रिया के बाद का पदार्थ है, और इन दोनों के बीच में है
अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर, देखिए अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS में रखते हैं और उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर या राइट हैंड साइड में रखते हैं। दाईं तरफ या राइट हैंड साइड RHS, LHS और RHS, बायां साइड और दायां साइड, इधर अभिकारक और उधर उत्पाद। अभिकारकों और उत्पादों के बीच में हम क्या रखते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। तो इस प्रक्रिया में अभिकारक आपस में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ को जन्म देते हैं जिसको उत्पाद कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को लिखने के लिए हम समीकरण का प्रयोग करते हैं। यानी अभिकारकों को प्लस का चिन्ह लगा करके लिखना और उसके पश्चात रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को भी प्लस का चिन्ह लगा करके लिखना, यह प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसको हम हिंदी में लिखे हैं तो यह इतना लंबा हुआ है, और इसको हम कुछ प्रतीकों के माध्यम से अगर लिखेंगे तो इसको और संक्षेप में या छोटे में लिखा जा सकता है। उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। देख रहे हैं, तीर का सिरा किधर है? उत्पाद की तरफ। इसको उल्टा इधर की तरफ नहीं लगाएंगे, हमेशा उत्पाद की तरफ। अब रासायनिक समीकरण कह रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं? रासायनिक समीकरण का लिखना, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? और जैसे हमने लिखा है यहाँ रासायनिक अभिक्रिया को, क्या इससे संक्षेप में भी इस क्रिया को हम लिख सकते हैं? कोई ऐसी तकनीकी ऐसी विधि है कि इस क्रिया को इतना लंबा न लिख करके और छोटे में लिखा जा सके? शब्दों की वजह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। कह रहा है इतने लंबे लंबे शब्द न लिख करके हम कुछ रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके, रासायनिक सूत्र का उपयोग करके इसको और छोटा और उपयोगी बना सकते हैं। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? और ऑक्सीजन का O2। Mg प्लस O2। यह मैग्नीशियम है, इसको हम Mg, और ऑक्सीजन का हम जानते हैं O2 होता है। तो इस तरीके से जो इसका उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं MgO। यह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो है अभी बैलेंस नहीं है, वो सिर्फ सूत्र के रूप में अभी दिखाया गया है। Mg प्लस O2 MgO। रासायनिक समीकरण उसको बैलेंस करना होता है। अभी यहाँ बैलेंस नहीं दिखाया जा रहा, अभी समझाया जा रहा है सिर्फ आपको कि यह मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन जब हम मिलाएंगे तो वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको इतना लंबा भाषा में न लिख करके हम सूत्र के रूप में भी Mg प्लस O2 MgO, बशर्ते हमको तत्वों के संकेत या सूत्र याद होना चाहिए।
मैग्नीशियम का क्या होता है संकेत? Mg होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। कक्षा 8 में कुछ तत्वों का नाम और संकेत दिया होगा, जैसे हाइड्रोजन का X, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का Cl, नाइट्रोजन का N दिया है ना सब, वो सब रट जाइए। 9th के बुक में भी कुछ होगा, वो सारा रट जाइए, सभी तत्वों का संकेत रट जाइए। आगे देखिए, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनती कर उनकी तुलना करें। कह रहा है कि बाईं तरफ के तत्वों की संख्या कीजिए और दाईं तरफ के तत्वों की संख्या कीजिए और उनकी तुलना कीजिए, मिलाइए। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? इधर मैग्नीशियम का कितना अणु है? एक अणु है, एक ही है, Mg सिर्फ एक है। और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, यहाँ O2 है, तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 अणु हैं। मैग्नीशियम का एक अणु है, ऑक्सीजन का 2 अणु है। और बना के आप उधर लिखे हैं MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिर्फ और सिर्फ एक अणु है। ठीक, अभी हमने बताया कि यह बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस किया जाता है। तो कैसे बैलेंस करना है आगे आप पढ़ेंगे। दोनों ओर के तत्वों के अणुओं की संख्या देखिए, क्या यह सही है, बैलेंस है? यदि नहीं तो समीकरण संतुलित है। यदि नहीं तो समीकरण संतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं। कह रहा कि अगर ऐसा नहीं है, इधर जितने तत्व हैं उधर उतने नहीं हैं, तो यह समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों ओर के तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। दोनों समीकरण, तो समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, नीचे देखिए कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। पिछली कक्षा में आपने द्रव्यमान का संरक्षण नियम पढ़ा होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यानी द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य कैसा है? अविनाशी है। हम किसी भी द्रव्य को, किसी भी पदार्थ को नष्ट नहीं कर सकते हैं और न तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं। हम सिर्फ द्रव्य के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम उसको न तो नष्ट कर सकते हैं और न तो उत्पन्न कर सकते हैं। लकड़ी को जला करके हम कोयला बना सकते हैं और गैस बना सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते। जल को ठंडा करके हम बर्फ बना सकते हैं, लेकिन जल को नष्ट नहीं कर सकते। जल को गर्म करके उसको भाप बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। द्रव्य अविनाशी है, उसको न तो नष्ट किया जा सकता है और न तो उत्पन्न किया जा सकता है। यह द्रव्य की अविनाशिता का नियम है। इसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कह रहा है इस अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान इन अभिकारकों का है
उतना ही द्रव्यमान इधर उत्पादों का भी होना चाहिए। यानी अभिकारकों का जो मात्रा रासायनिक अभिक्रिया के पहले था उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात भी होना चाहिए। इधर नहीं, ऐसा नहीं कि इधर मैग्नीशियम के 2 अणु हैं तो उधर इसमें एक ही अणु होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि इधर 1 अणु ऑक्सीजन का है उधर 3 अणु हो जाएगा। न तो इसको हम समाप्त कर सकते हैं, विनष्ट कर सकते हैं, और न तो इसका निर्माण कर सकते हैं। अभिक्रिया के पूर्व जितना इनका द्रव्यमान होना चाहिए, अभिक्रिया के पश्चात भी उतना द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे इधर ऑक्सीजन का 2 अणु है ना, लेकिन इधर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 अणु। यह बैलेंस समीकरण नहीं है, संतुलित नहीं है, यह असंतुलित है। असंतुलित, इसको हमें संतुलित भी करना होता है, बराबर करना होता है। क्योंकि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं लेकिन ऑक्सीजन के इधर 1 अणु है, तो 1 अणु कहाँ गया? रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट नहीं होता है। द्रव्य को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, वह अविनाशी है। तो इसके लिए हम समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व हम देख रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसमें समान है, ऑक्सीजन के 2 अणु है, 2 परमाणु है ना, उधर कितना है? सिर्फ 1 है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब हमने बताया कि समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसको समीकरण को संतुलित करना भी आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। कह रहा है कि यह समीकरण सही है कि नहीं है? नहीं, समीकरण सही है। इसको हम कैसे सही करेंगे, कैसे संतुलित करेंगे? आइए हम उस पर विचार करें, उस चीज़ को सीखें कि हम किसी असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना?